हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। तो आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 1 दैट इज सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के अंदर जैसा कि क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है और बेसिकली स्टूडेंट का बेसिक नीड भी यही है कि हाउ टू स्टार्ट। तो क्योंकि पहला चैप्टर है, फर्स्ट बुक का चैप्टर है और इवन कई बच्चों के पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं है। तो जिसके पास अभी फिलहाल बुक्स अवेलेबल नहीं है वो ट्राई करें कि मिल जाए बुक्स। बट फिलहाल फिर भी अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल द पॉसिबल सिलेबस। तो आज पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। देखिए बच्चों, सॉलिड स्टेट क्या है? देखिए आपने सुना होगा, जैसा नाम है सॉलिड। सॉलिड का मतलब कोई भी ठोस चीज, ठीक है। तो बेसिकली हम इस सीरीज में आज जो कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट है और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम किस तरीके से इसको लेके चलेंगे आगे। और बहुत छोटा सा लेक्चर होगा जो कि आज इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आप जुड़िए इस सीरीज में, इस चैनल को लाइक करिए और इसको यानी कि इसके साथ ही आप आगे आपको देखना है कि किस तरीके से हम लोग इस सॉलिड स्टेट के साथ ही आगे चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये होता है कि सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है ये पहला चैप्टर क्यों है? बिकॉज दिस चैप्टर क्रिएट्स द इमेजिनेशन पावर। आपको थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिन भी होगा। तो बेसिकली वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। अब आप सोचिए कि कोई क्रिस्टल है, उसमें आपने कोई लाइट पास करी, ठीक है। तो आपने कोई और लाइट पास करी और जो लाइट वहां से निकली उस लाइट का कलर कुछ और था। तो लॉट ऑफ वर्क इसके अंदर हुआ सॉलिड्स के अंदर, यानी कि मतलब क्रिस्टल फिजिक्स के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे। तो हालांकि उस डिटेल में हमको अभी फिलहाल नहीं जाना है। हमको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट के अंदर हमको करना कहाँ से स्टार्ट है। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि सॉलिड होते क्या है, ठीक है। तो पहली बात देखते हैं कि सॉलिड जो है, तो पहले कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होती है। देखिए सॉलिड का जो साइज होता है दैट इज फिक्स साइज, शेप या साइज भी के मतलब बोल सकते हैं। तो एक डेफिनेट साइज होता है इनका, ठीक है। और साथ में इनका शेप भी फिक्स होता है, शेप। और बोल सकते हैं साथ में क्या, वॉल्यूम। यानी कि सॉलिड आप कोई भी ठोस है तो वो उसका साइज क्या होता है बच्चों, फिक्स है। ये सॉलिड है तो आप इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी तरीके से उसका साइज, शेप और वॉल्यूम क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है आपके पास, आप लोग बहुत अच्छे से आपको पता है कि सॉलिड की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड के अंदर एक्चुअल में इनका जो डेफिनेट शेप या साइज या वॉल्यूम है उसका कारण क्या है? बिकॉज ये होता है देखिए कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया देखिए लिक्विड, और ये है हमारे पास गैस। तो बेसिक डिफरेंस इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो पार्टिकल्स है सॉलिड के केस में बहुत क्लोज है, लिक्विड में थोड़ा सा दूर है और गैस में तो बहुत दूर है। मींस इनके अंदर क्या होता है बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिएगा सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ा कम है और गैस में बहुत कम है। मींस सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही वजह है कि ये सॉलिड है। देखिए सॉलिड में अगर आप हिट करो तो आपको एक साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। मींस जो सॉलिड के पार्टिकल से बहुत क्लोजली पैक्ड है, फिर भी आपने उसको हिट किया तो पार्टिकल जो है दोनों तरफ से पैक्ड है, तो अपनी मेन पोजीशन के थ्रू ही थोड़ा सा वो क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। तो जब वो वाइब्रेट कर रहा होगा तो अगल बगल के पार्टिकल से टकराएगा, दैट विल क्रिएट अ साउंड। तो सॉलिड के अंदर क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब हमको अभी फिलहाल लिक्विड और सॉलिड की बात तो करनी नहीं, तो सेकंड चैप्टर आएंगे इसी में लिक्विड्स, तो वहां पर लिक्विड की बात करेंगे। और गैसेस की बात तो हम लोग क्लास 11 में कर चुके। तो चलिए सॉलिड की कुछ और बातें हम लोग यहाँ पे अच्छे से नोट करते हैं। अब देखिए इनका फिक्स शेप होने का मतलब है, जैसे लिक्विड है, आप लिक्विड को जिस चीज में डालो वो उसी का शेप ले लेता है। बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं, ठीक है। सॉलिड के क्या होते हैं, डेफिनेट शेप होते हैं, ठीक है, उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। तीसरी बात क्या है बच्चों, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं या मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स इनके क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। मींस दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है, कारण क्या है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज्ड हैं। तो अगर आप उनको ब्रेक करना चाहोगे, यू हैव टू प्रोवाइड अ लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक इट, सो दैट्स व्हाई देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई। तो ये तो एक बेसिक सी बात होगी कि सॉलिड क्या है, शेप, साइज, वॉल्यूम, बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो फिलहाल हमको इस पे ज्यादा बात नहीं करनी है। अब हम क्या करते हैं कि जो सॉलिड्स हैं इनको क्लासिफाई कर लेते हैं। बेसिकली इनको जो क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड अगर हम लोग करें तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के सॉलिड आते हैं आफ्टर क्लासिफिकेशन। वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, वन इज amorphous solid, amorphous solid and crystalline solids। अब देखिए इसके अंदर कई बार बोर्ड में आपसे पूछता भी है क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो सॉलिड के बारे में बेसिक चीजें आप क्लास 9 टू 10 सब सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो बेसिकली हम लोग का जो टाइप्स है यहाँ पे, दैट इज टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और एमॉर्फस सॉलिड्स होते क्या हैं बेसिकली। अब देखो उसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉलिड है, ठीक है, और एक यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं सॉलिड, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, किसी भी सॉलिड के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उसके एटम्स होंगे, वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। भाई मान लीजिए आपके पास NaCl है, मान लीजिए कोई भी डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोई भी मतलब सॉलिड चाहिए, फॉर एग्जांपल दिस इज NaCl, ठीक है। तो अब किसी भी उसके अंदर, सॉलिड के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल इसको मैं प्लस बोलता हूं, माइनस, प्लस, माइनस, ठीक। अब आप इसको ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं, बट फिलहाल मैंने इसको ऐसे डिनोट किया। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, देखो एक अरेंजमेंट आपको पता चल रही है कि अगर यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो नेक्स्ट आइटम विल बी डेफिनेटली प्लस। दिस इज माइनस प्लस माइनस प्लस एंड नेक्स्ट विल बी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस एंड नेक्स्ट विल बी प्लस। तो ये जो अरेंजमेंट है एक रेगुलर अरेंजमेंट है, मींस एटम्स जो हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं देयर इज रेगुलर या डेफिनेट अरेंजमेंट, डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। अब वही चीज क्या होगा बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर हो सकता है ये प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है, इट इज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मान लो दो एटम से सपोज NaCl है, तो ये Na का साइन है, ये Cl का साइन है। तो हो सकता है यहां पर क्या होगा, देखिए प्लस माइनस, हो सकता है माइनस प्लस माइनस, देखिए कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। देखिए अब आप यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, नेक्स्ट क्या होने वाला नहीं पता क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं है एटम का, मीन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो डेफिनेट नहीं है, कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है, रैंडम अरेंजमेंट। तो इसलिए इस टाइप के सॉलिड्स को क्या बोल देते हैं, अमॉर्फस सॉलिड, रैंडम अरेंजमेंट, दिस इज रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स। तो पहला चीज जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए यहाँ पर फिक्स्ड अरेंजमेंट था, इसको डेफिनेट भी बोल सकते हैं, फिक्स भी बोल सकते हैं। फिक्स्ड अरेंजमेंट मींस आपको पता है कि एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, या फिर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। मींस आपको मालूम है कि नेक्स्ट जो आपकी अरेंजमेंट है वो क्या होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रैंडम अरेंजमेंट है, मींस कोई फिक्स नहीं है अरेंजमेंट क्या होने वाला है। अब देखिए ये तो पहली बात हुई क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। अब इसी अरेंजमेंट के बेस पर हम इसकी एक और प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और कर लेते हैं।
नेक्स्ट बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट की। नेक्स्ट बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की। ठीक है, अब देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, ये क्या होता है बच्चों, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई तो होते ही हैं, साथ में क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, सपोज आपके पास कोई सॉलिड है, ठीक है, आपके पास आयरन है या फिर कोई भी और मतलब मेटल है, तो पर्टिकुलर मेटल जो है आपके पास जो सॉलिड है, अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एक शार्प होगा। मींस क्या हुआ, सपोज एक मैं यहाँ ग्राफ अगर ड्रॉ करूं, देखिए दिस इज अ शार्प कर्व, और यहां मैं अगर ड्रॉ करूं, ये देखिए दोनों कर्व में कौन सा कर्व शार्प शार्प है, दिस इज वेरी शार्प कर्व। मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट कर रहा है। लेकिन यहां क्या है, देखिए ये रेंज आ गई आपके पास, ये देखिए। तो अब इसी तरीके से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है। मींस दे मेल्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही क्या होगा बच्चों, मेल्ट होगा। मींस ना ही उस टेम्परेचर से कम पर मेल्ट होगा, ना ही उससे ज्यादा। मींस वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें एक प्रॉपर रेंज के अंदर मेल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रबर ले लीजिए, आप ये मार्कर है ना, इसको आप मेल्ट करना शुरू करिए, तो क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मींस हो सकता है 60-70 से मेल्ट होना शुरू हो जाए और 90 तक जाके पूरा मतलब मेल्ट हो जाए। मींस ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक जो है वो इट इज एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, बल्कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। मींस इनिशियली कुछ टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ समय बाद वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। मींस हम बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, व्हाइल द अमोर्फस सॉलिड मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक प्रॉपर रेंज में मेल्ट होते हैं। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ इधर बात हो रही क्रिस्टलाइन सॉलिड, इधर एमोर्फस सॉलिड। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रू सॉलिड्स। दे आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स। ठीक है, अब ट्रू सॉलिड का मतलब क्या हुआ, दे आर प्योरली सॉलिड। अब देखिए जैसे कई बार होता ना, फाइबर देखा होगा आपने, जो ग्लास वगैरह जो जिसके मतलब बनते हैं, तो वो लगता तो बिल्कुल कांच का जैसा, लेकिन वो होता एक्चुअल में कांच नहीं, मींस फॉल्स। तो इसलिए इनको स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन एज ट्रू सॉलिड्स, व्हाइल सॉरी हाँ क्रिस्टलाइन, एंड अमोर्फस सॉलिड इज नोन एज स्यूडो सॉलिड्स। अब देखिए स्यूडो सॉलिड का मतलब इसका एक और नाम है, दे आर आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार बोर्ड में यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हाई अमोर्फस सॉलिड आर आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। देखिए ये तो ट्रू सॉलिड्स है, इनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है, दे आर प्योरली सॉलिड। बट अमोर्फस सॉलिड आर आल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड। मींस आपने देखा होगा, चाय का ग्लास देखा होगा आपने, चाय वाली की दुकान पे जो ये चाय का ग्लास होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, देखा होगा आपने, लाइंस वगैरह से ये बनी होती है। तो आप उस ग्लास को ध्यान से अगर आपने उसको देखा हो, तो उसका जो बॉटम होता है ना, वो थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, इनिशियली वो नहीं होता, बट धीरे धीरे क्या होता है, उसका बॉटम मोटा होता है, मतलब हो जाता है। इसका कारण क्या है, देखिए अब क्या होगा कि ग्लास इज ऑल्सो नोन एज अमोर्फस सॉलिड। ग्लास क्या है, एक तरह का अमोर्फस सॉलिड है। और तो इनको सुपर कूल लिक्विड भी मतलब बोलते हैं। मींस जब भी बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, सुपर कूल्ड, तो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये ग्लास है भाई, कांच है जो कि अमोर्फस सॉलिड है, इसके अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि ये ग्लास है थोड़ा सा फ्लो होके नीचे आता है और बॉटम पे आके इकट्ठा हो जाता है।
हमारे मतलब घर की मतलब विंडोज के साथ भी यही चीज होती है, जो ग्लास उस पर लगा होता है तो धीरे धीरे इसकी एक फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो सुपर कूल यानी बहुत ज्यादा ठंडे होने के बाद इनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। सो दैट्स व्हाई these amorphous solids are known as pseudo solids and supercooled liquid. I think it is also clear. ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है बच्चों, उसको देख लो, दैट इज एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक, ठीक है, crystalline solids are anisotropic while that of amorphous solids are isotropic। ठीक है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, अब आपको नाम से पता चल रहा होगा एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक, तो यहां तो ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा। इधर देखिए आइसोट्रोपिक, आइसो का मतलब होता है बच्चों केमिस्ट्री में सेम, इक्वल, कांस्टेंट। तो आइसोट्रोपिक मींस, देखो इसका मतलब क्या है, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, चलो इसको डिफाइन ये पहले एनिसोट्रोपिक को कर लेते हैं। मींस डिफरेंट अरेंजमेंट, इसको मैं बोल सकता हूं, देखिए डिफरेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए डिफरेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, आइसो का मतलब सेम, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सेम वैल्यू ऑफ, और किस चीज का सेम वैल्यू, तो यहां पर हम लोग डिफरेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट यानी डायरेक्शन होगी, मींस डिफरेंट पैटर्न। सपोज आप ये देखिए कि सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। अब दोनों प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किस चीज के तौर पर किया गया, आप कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले लीजिए, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लीजिए, कुछ भी फिजिकल जो मतलब होती है प्रॉपर्टीज, उनकी वैल्यू देखते हैं। तो अब ये क्या होगा, दोनों जो प्रॉपर्टीज है बच्चों अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था। देखिए चलो फिर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए, और यहां पर भी एक ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज एमॉर्फस सॉलिड। देखिए एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है ना, इधर कुछ भी पैटर्न हो सकता है पार्टिकल्स का। ठीक है, अब मान लीजिए प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, चलो इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस। देखिए कुछ भी अरेंजमेंट है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, आप कोई भी एक डायरेक्शन को चूज करिए। ठीक है, सपोज मैंने यहां से ये डायरेक्शन चूज किया, ठीक है, और एक डायरेक्शन मैंने ये चूज किया, दो डायरेक्शन चूज की। तो यहां से मैं देख रहा हूं, देखिए प्लस 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 प्लस, मतलब सेम तरीके का आइटम आपको मिल रहा है। तो यहाँ को कुछ भी फिजिकल प्रॉपर्टी लीजिए, सपोज यू आर टेकिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ कुछ और होगी, बिकॉज दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विल डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। भाई किस तरीके के पार्टिकल्स उस प्रॉपर मीडियम में मिल रहे हैं आपको। यहाँ देखिए सेम प्लस प्लस ही मिल रहा है, यहाँ देखिए प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस, यहाँ को मींस इन दोनों डायरेक्शन के अंदर जो आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे दैट विल बी डिफरेंट, मींस डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप एक डायरेक्शन ये लीजिए, एक ये ले लीजिए, दोनों के अंदर आपको कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करनी है तो क्या होगा, वो अलग अलग उसकी वैल्यू आएगी। हाँ, कई बार ऐसा होता है, सपोज आप कोई भी चीज ले रहे हो, सपोज सॉलिड्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो कई बार एक ही मतलब हो जाता है ना, जैसे सपोज कोई भी सॉलिड ले रहे हो आप, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक मतलब सेम ही होता है। ऐसा थोड़ी कि यहाँ अलग होगा इधर अलग होगा, वो दैट इज द एवरेज, वो उस पूरे सॉलिड का एवरेज उसको माना जाता है। बट अगर आप प्रॉपरली किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी दो डायरेक्शन पे जाके देखोगे कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एनी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट विल बी डेफिनेटली डिफरेंट। अब यहां देख लीजिए,
अब सपोज मैं यहाँ चल रहा हूँ, ठीक है, सपोज देखो यहाँ प्लस माइनस, सपोज एक डायरेक्शन ये चूज करी, एक डायरेक्शन ये चूज करी। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, इधर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। मींस यहाँ भी रैंडम अरेंजमेंट है, यहाँ भी रैंडम अरेंजमेंट है। भाई जब दोनों जगह रैंडम अरेंजमेंट है तो यहाँ भी कुछ और आएगी फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू, और यहाँ भी कुछ और आएगा। जब दोनों तरफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है या पार्टिकल है, तो हम इसलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ भी कुछ और मतलब फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, तो यहाँ भी कुछ और वैल्यू आएगी, यहाँ भी कुछ और वैल्यू आएगी। इसलिए इसको सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर सेम आए, क्योंकि यहाँ भी भाई देखिए बिल्कुल क्या है, रैंडम अरेंजमेंट है, इस डायरेक्शन पे भी रैंडम अरेंजमेंट है, तो यहाँ भी वैल्यू और आएगी, यहाँ भी कुछ और आएगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोट्रोपिक। बट एनिसोट्रोपिक क्या है, यहाँ तो अरेंजमेंट सेम है, यहाँ कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ कुछ और होगी, और यहाँ दोनों तरफ क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट है, रैंडम अरेंजमेंट है, से एक जैसा ही अरेंजमेंट है, भाई यहाँ भी बिल्कुल कोई फिक्स नहीं है, यहाँ भी फिक्स नहीं है, तो इसलिए मान लेते हैं कि दोनों जो है सेम होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोट्रोपिक। तो जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये क्या होते हैं, एनिसोट्रोपिक होते हैं। अब कुछ बेसिक एग्जांपल की बात भी अगर ये कर लें तो नोट कर लें कुछ एग्जांपल्स इनके, जैसे NaCl हो गया बच्चों, या फिर आयरन सॉलिड हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, डायमंड हो गया, आपकी बुक में लिखे, उनको एक बार अच्छे से देख लें। अब यही बात कर ले किसकी, एमोर्फस सॉलिड की, तो बच्चों क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, या फिर रबर हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, प्लास्टिक, रबर, या फिर जो हमने बात करी ग्लास, दे ऑल आर ये एनिसोट्रोपिक, ठीक है, मींस एमोर्फस सॉलिड्स है। तो आई थिंक यहां तक आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमोर्फस सॉलिड क्या है एक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लें, मेन पॉइंट्स, फिर आगे चलते हैं। चलिए ये तो बात हुई कि भाई सॉलिड्स को हमने ब्रॉडली टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड वन इज एमोर्फस सॉलिड। बस आपको ध्यान इतना सा रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, फिक्स अरेंजमेंट होगा, मींस डेफिनेट अरेंजमेंट होगा, व्हाइल दैट ऑफ एमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होगा, रैंडम अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इनका एक और ये क्लासिफिकेशन है, किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है बच्चों। एमोर्फस सॉलिड को हम लोग फिलहाल छोड़ देंगे, सिर्फ इस क्लासिफिकेशन तक ही याद रखेंगे, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में क्या डिफरेंस होता है, बस एमोर्फस उसके बाद भूल जाना है, देन कम्स आउट टू बी क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बच्चों, ये कितने टाइप के होते हैं, वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, सेकेंड वन इज आयनिक सॉलिड, थर्ड वन इज कोवेलेंट सॉलिड, एंड फोर्थ वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग इन 4 सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका काम है, बस बेसिक चीजें मैं आपको इनके बारे में वन बाय वन एक्सप्लेन ये कर देता हूं, फिर हम लोग आज का ये लेक्चर यही करेंगे फिनिश। बट यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, देखो बच्चों मॉलिक्यूल जो के अंदर जो होता है ना, मॉलिक्यूल तो आप सभी को पता है, दो यानी कि एटम आपस में मिलके कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मींस यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर भी बच्चों क्या होता है, बहुत टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। जैसे पहली मैं बात करूं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, किसकी बात करूं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, मींस कोई भी मॉलिक्यूलर, फॉर एग्जांपल HCl सॉलिड, ठीक है, ये HCl का मॉलिक्यूल है, हो सकता है दूसरा HCl का मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है। अब ये सॉलिड होने के लिए तो भाई इनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, कैसे अट्रैक्शन होगा, मींस इनके बीच में क्या होता है बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, देयर इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखिएगा H प्लस Cl माइनस, भाई प्लस माइनस एक पोल बन गया, यहाँ भी प्लस माइनस पोल बन गया,
तो डाइपोल डाइपोल के बीच में क्या होगा बच्चों, इनके बीच में इंटरेक्शन होगी। सो ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दे आर सॉलिड। SO2 सॉलिड हो सकता है, HCl सॉलिड हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि मॉलिक्यूल है, पोलर है, तो डेफिनेटली इट विल बी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, नंबर 2 बच्चों आ जाता है इसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, इसके अंदर नॉन पोलर कुछ मतलब मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब ध्यान इसमें एक चीज आपको ये देनी है, नोट वाली बात, देखिए इसके अंदर कुछ इनर्ट गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए कौन आता है इसके अंदर, जैसे इनर्ट गैसेस कौन सी होगी, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये हो गया, या फिर आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल H2O आ गया, या फिर O2 आ गया, एक्सेट्रा, ये मॉलिक्यूल N2 हो गया, Cl2 हो गया। ठीक है, H2 Cl2, ये सब चीजें क्या आ सकती हैं इसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आप समझिए कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है ये कैसे, इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल आप H2 को देखो, Cl2 को देखो, नियॉन को देखो, हीलियम को देखो, तो इनके अंदर तो कोई पोल तो है नहीं, मींस दे आर नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर होते हैं बच्चों, तो इनके अंदर क्या होता है, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस एक्ट करते हैं। ठीक है, क्या लगता है इनके अंदर, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन इनको और आगे कर देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल इसको, इसका एक और नाम है डाइपोल या इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मींस क्या होगा बच्चों, सपोज ये हीलियम है या नियॉन है या Cl2 है, ये एक एटम हो गया बच्चों, ये दूसरा एटम हो गया। ठीक है, अब भाई इसका भी न्यूक्लियस होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, घूम रहे होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए सारे इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहां आ गए, तो इस प्रॉपर रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई इसका भी न्यूक्लियस होगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कहां पहुंच गए सारे, फॉर एनी इंस्टेंट यहां पहुंच गए। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, तो इसके कंपैरिजन में इधर पे क्या आ गया बच्चों, थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव। भाई यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड जब इस तरफ हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में इधर क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ ऑलरेडी क्या इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या हो गया, फिर एक अट्रैक्शन ये बन गया। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन यही रहेंगे, आफ्टर सम टाइम अगेन इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यहाँ से आएंगे, यहाँ आएंगे, ये यहाँ से हट जाएंगे, तो मीन से बॉन्ड हट में, इसलिए फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट देयर इज अ डाइपोल, कुछ इंस्टेंट के लिए यहाँ डाइपोल क्रिएट हुआ, और इसी वजह से क्या होता है इनके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन भी होते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या इसी को क्या बोल देते हैं बच्चों, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस बोल देते हैं। आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ठीक है, ये हो गए पोलर और ये क्या हो गए नॉन पोलर। अब तीसरा इसके अंदर आता है बच्चों, इसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। नोट करें इसको, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड क्या है, इसके लिए आपको हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको मालूम ही है कि अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से मिलके क्या बना ले, एक बॉन्ड फॉर्म कर ले, उसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए जहां पर भी ये पॉसिबिलिटी होगी किसी मॉलिक्यूल में NFO मिल जाए हाइड्रोजन को, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर। अब देखिए वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और इसी तरीके से इसका एग्जांपल क्या हो गया, आइस हो गया। ठीक है, या फिर ड्राई आइस हो गया, या फिर अमोनिया हो गया। ठीक है, तो इस तरह इसको ज्यादा एक्सप्लेन ये करने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है भाई हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का टेंडेंसी हो, उसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल देते हैं। आई थिंक पहला वाला मॉलिक्यूलर सॉलिड वाला क्राइटेरिया क्लियर है, इसको नोट कर ले कुछ एग्जांपल, फिर आगे चलते हैं। चलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड क्लियर हुए, अगला बात कर लेते हैं आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं,
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयनिक सॉलिड के अंदर क्या होंगे बच्चों? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गए? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब देखिए कोई भी सॉलिड है, अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको आयंस मिल जाए, तो जैसे फॉर एग्जांपल आयनिक सॉलिड का एग्जांपल NaCl हो गया, या फिर KCl हो गया, या फिर कोई और कुछ भी ले सकते हैं, MgSO4 हो गया। ठीक है, बेसिकली आपको देखना है कि आयनिक सॉलिड क्या होगा। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, तो जो भी एल्कली मेटल्स है, मतलब मोस्टली जो भी एल्कली मेटल्स या अल्कलाइन मेटल्स होते हैं, यही क्या बनाते हैं? आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, मोस्टली तो NaCl और MgSO4। अब देखिए इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें पता है क्या है बच्चों? एक Na पॉजिटिव है और साथ में क्या है? Cl नेगेटिव है। यहाँ Mg पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव 2 है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, मींस कैटायंस एंड एनायंस। अब आप देखिए इसके अंदर क्या होगा बच्चों? भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन along स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि भाई देखिए प्लस चार्ज है और यहाँ क्या है? यानी कि नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिस वजह से अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली क्या किया रहेगा? बाइंड किया रहेगा। इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई होते हैं। क्या होते हैं? बीपीज एंड एमपीज क्या होते हैं? इनके हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। तो ये हमारी बात हुई किसकी? आयनिक सॉलिड्स के अंदर। अब देखिए अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मींस दे आर वेरी हार्ड। क्या होते हैं बच्चों? ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड। ठीक है, और साथ में क्या होगा? अब देखिए पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज भी, मींस एक मतलब एक तरह की पोलैरिटी हो सकती है इनके अंदर। मींस अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व कर दें, मींस वाटर इज अ पोलर, सो दैट्स व्हाई these ionic solids are soluble in polar solvent। ये क्या होगा बच्चों? जो आयनिक सॉलिड्स हैं ये पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे, मीन सॉल्युबल हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई दीज आर आयनिक सॉलिड्स। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। आयनिक सॉलिड तक का ये कॉन्सेप्ट, बहुत कुछ नहीं करना है। आयनिक सॉलिड में देखना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होंगे या कैटायंस या एनायंस। तो आप ये समझ लो कि आयंस क्या होते हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स, जो एल्कलाइन मेटल्स हैं, वो कुछ आपको मिल जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स, तो वो समझ जाओ कि आयनिक सॉलिड है। ठीक है, बीपीएमपी हाई होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आई थिंक इससे ज्यादा आपको आवश्यकता भी नहीं है, कुछ एग्जांपल्स आप बुक से इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आयनिक सॉलिड भी कर चुके हैं। अगला आ जाते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। कहां जाते हैं? कोवेलेंट सॉलिड्स। ठीक है, अब देखिए कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होता है बच्चों? चौथा हमने हाइड्रोजन बॉन्डेड भी लिख दिया था, वो तो उसी का पार्ट था, बट एक्चुअली दिस इज मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, चलो बात कर लेंगे उसके बारे में अभी। अब देखिए कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है बच्चों? इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या हो सकता है? नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, और नॉन बेसिकली क्या होते हैं? नॉन मेटल्स हो सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं एटम भी हो सकते हैं। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अब ये जो कोवेलेंट सॉलिड्स है, ठीक है, ये नॉन मेटल, जैसे बेसिकली अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन का ले लिया। ठीक है, अब कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। आपने प्रीवियस क्लास में इसको मतलब पढ़ा हुआ है। मींस ये कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ आसानी से बॉन्ड मतलब बना लेता है। अब देखिए कार्बन जो होता है ना, ये क्या करेगा? सपोज इस तरीके से आपस में जुड़ता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बना लेता है? एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है, एक जाइंट मॉलिक्यूल, बहुत मतलब बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, और यही फिर इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या बच्चों? डायमंड की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये डायमंड की स्ट्रक्चर है। मींस कार्बन क्या होगा? देखो sp3 हाइब्रिडाइज है,
और नेक्स्ट कार्बन फिर से 4 एटम से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा जाइंट, बहुत बड़ा मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है ना, मींस अब इसके दो बड़े कॉमन एग्जांपल है बच्चों। क्या है देखिए, अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की, किसकी बात करूं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये तो आपने अच्छे से मतलब पढ़ा हुआ है क्लास 9 10th में कि कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, C60, बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो अब देखिए ग्रेफाइट और इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट फिलहाल ग्रेफाइट इज ऑल्सो कोवेलेंट सॉलिड। बिकॉज ग्रेफाइट भी क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा क्या इससे तो बहुत सॉफ्ट होता है, बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपने मतलब पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। इसका कारण क्या होता है, इसके अंदर कुछ ये लेयर्ड फॉर्म में रहता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, बट यहाँ क्या है देखिए, हर एटम दूसरे एटम से बहुत टाइटली पैक्ड है, इसलिए बहुत ज्यादा हार्डेस्ट सबस्टेंस है। दिस इज ग्रेफाइट, बट डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज ऑल्सो सॉफ्ट। बट हमें इससे बात मतलब नहीं करनी है, हमें ये देखना है कि कोवेलेंट सॉलिड सिलिकॉन कार्बाइड इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। तो फिलहाल आपको सिर्फ ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन मेटल होंगे, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं। मींस एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा एटम्स के बीच में, और वो एक तरह का एक ब्रॉड, बहुत इसके लिमिटेड एग्जांपल है बच्चों कोवेलेंट इसके सॉलिड्स के, बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं है। बट जो मैंने बताया आपको, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन SiO2 हो गया, या फिर ग्रेफाइट हो गया, या फिर ये आपका मतलब डायमंड हो गया, बस इसमें आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि कोवेलेंट सॉलिड के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा मींस मॉलिक्यूल एक नेटवर्क जैसा फॉर्म कर लेंगे, एक जाइंट मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड दीस सॉलिड्स आर नोन एज कोवेलेंट सॉलिड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और फिर बात करते हैं बच्चों, जो मैंने लिख दिया था हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, बट एक्चुअली इट इज मेटालिक सॉलिड्स। वो क्या है बच्चों? मेटालिक सॉलिड्स। उसको ठीक कर लें आगे। मेटालिक सॉलिड्स, देखिए मेटालिक सॉलिड्स क्या है? मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है, यानी कि सपोज आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, देखिए कोई भी मेटल है, तो उसके अंदर मेटल के बहुत सारे एटम होंगे, होंगे ना, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे। सॉरी थोड़ा ऐसा हो गया, समझ गए आप कि मतलब कोई भी मेटल है तो उसके अंदर मेटल के कुछ एटम्स होंगे, और जो कि बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम, एंड विच टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसके अंदर कौन सा फोर्स होता है, या अट्रैक्शन फोर्स होता है? मेटालिक बॉन्ड। इनके बीच में क्या बनता है? मेटालिक बॉन्ड। जैसे आयनिक सॉलिड्स में आयनिक बॉन्ड, ठीक है, उसी तरीके से मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्ड, मतलब मेटालिक फोर्स। चलो ठीक है, मेटालिक बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है बच्चों, इसके अंदर मेटालिक सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, अब देखिए कोई भी मेटल है बच्चों, उसमें कर्नेल्स बनती है। देखो सपोज देखिए मेटल है ना, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूं कोई भी मेटल का, मेटल के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेटल का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है बहुत लो होता है। मींस फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की बात करूं, देखिए 11281, तो आउटर इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देता है, बहुत जल्दी निकाल सकता है, बिकॉज इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लो। तो उस वजह से कोई भी मेटल एटम होगा बच्चों, तो वो क्या करेगा, मेटल एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, M+ फॉर्म में आएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो मेटल का रेस्ट पार्ट है, मींस पॉजिटिव पार्ट है, इसको बोलते हैं कर्नेल। ठीक है, कर्नेल। तो क्या होगा, कर्नेल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो हो रहा है एक तरह का। ठीक है, सो दिस इज नोन एज मेटालिक फोर्स, या मेटालिक बॉन्ड बनने का कारण ये है कि मेटल के बहुत सारे एटम होंगे, तो बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, उसको फिर बुक्स में बोल देता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल के अंदर, मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो मेटल विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जैसे रिलीज कर देगा तो रेस्ट पार्ट आपका कैर्नल्स बन गए। वो कैर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो जो भी मेटल्स हैं आपके पास वो सारे के सारे इसके एग्जांपल्स होंगे। तो ये हो गया हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, तो ये हमने बात करी
कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन की। तो इसके अंदर हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आ गए, आयनिक सॉलिड्स आ गए, और कोवेलेंट सॉलिड्स आ गए, और नॉट हाइड्रोजन ये बॉन्डेड, बट लास्ट वन इज मेटालिक सॉलिड्स। क्या आगे बच्चों? मेटालिक सॉलिड्स। तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, बस आपको थोड़ा सा बॉन्डिंग जो क्लास 11th का चैप्टर है उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मतलब किस तरीके से एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होता है एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हमारी बात रही बच्चों। अबे लेक्चर बहुत ज्यादा यानी कि लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए इसको वाइंड अप यहाँ पर करते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए क्या ध्यान रखनी है कि आज हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था कि भाई सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से क्या अट्रैक्टेड है। अब सॉलिड को आप हीट करो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड को हीट करो गैस बन जाएंगे, गैस को हीट कर दो प्लाज्मा में कन्वर्ट ये हो जाएगा। मींस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो लेकिन हमने सिर्फ सॉलिड की बात की है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अब यहां पर क्या होगा कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। देखिए ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर एक क्यूब। क्या ड्रॉ किया? क्यूब। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कुछ एटम्स। ठीक है, अब आपको कुछ याद आ रहा होगा बुक से। तो अब मींस क्या होगा कि अब हम लोग बात करेंगे कि भाई यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, या फिर 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होगी। बेसिक टर्म्स के बाद हम लोग आएंगे स्पेस लैटिस, बीसीसी, एफसीसी, तो एक्चुअल क्रिस्टल के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो टिल देन आप नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को मतलब सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्दी हम लोग इसके आगे यानी कि सॉलिड स्टेट का लेक्चर 2 लेके आएंगे, और उसमें हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जो इसके ऊपर यूज होंगे, और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन थैंक यू।